आज व्यू 360 में आसिया बीबी की रिहाई के खिलाफ मुल्क में तीसरे रोज भी एहतजाज जारी। अमेरिकी सियासत में खवातीन को आगे लाने की कोशिश। और पेशावर का जेम एंड जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। मैं हूं आपकी मेजबान सारा जमान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तौहीन मजहब के इल्जाम से आसिया बीबी को बरी करने के फैसले के खिलाफ आज मुल्क के कई शहरों में शटर डाउन हड़ताल और जुम्मे की नमाज के बाद एहतजाजी मुजाहरे हुए। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पार्लियामान के नज़दीक डी चौक और फिर नेशनल प्रेस क्लब के बाहर बड़े एहतजाज किए गए, जिसके बाद मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की कोशिश भी की। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने रेड जोन और सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने वाले रास्तों को कंटेनर्स की मदद से बंद कर रखा है और नक्शे अमन के खदशे के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी को वहां तैनात कर दिया गया है। मुल्क के कई हिस्सों में आज मोबाइल सर्विस भी बंद है। मुजाहिरों की वजह से रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त भी शदीद तौर पर मुतासिर हुई है, जबकि मोटरवे पुलिस की जानिब से ट्विटर पर दी जाने वाली अपडेट के मुताबिक M2, 3 और 4 मोटरवेज बंद हैं और मुख्तलिफ हाईवेज पर भी ट्रैफिक कई मकामात पर जैम हुई है। कराची और पेशावर की सूरत हाल पर अब से कुछ ही देर पहले हमारे रिपोर्टर से हमने अपडेट हासिल की, आइए वो देखते हैं। जो 3 रोज से जो जारी सूरत हाल है, इसमें जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो मफलूज होकर रह गए हैं। तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद मकामात ऐसे हैं जहां पर प्रोटेस्टर्स मौजूद हैं और वो धरना दिए बैठे हैं। सड़कें ब्लॉक हैं, जिसकी वजह से जो लोगों की मूवमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। शहर के अहम कारोबारी मराकज़ हों या तिजारती मराकज़ हों, वो मुकम्मल तौर पर बंद है। सबसे अहम बात यह कि कराची एक पोर्ट सिटी भी है और यहाँ से मुल्क भर की जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का दारोमदार है वो कराची की बंदरगाह पर है। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि कराची की बंदरगाह पर जो काम है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है और इसके साथ साथ जो ऑयल की जो फराहमी है मुल्क भर को, वो मुतासिर हो रही है, क्योंकि यहाँ से ऑयल पूरे मुल्क को एक्सपोर्ट किया जाता है, पूरे मुल्क को भेजा जाता है और ऑयल के खाली टैंकर्स यहाँ से भर कर दोबारा से मुल्क भर में वापस जाते हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन ये है कि कराची में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंस है। अक़लियती बिरादरी की जो इबादत गाहें हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। तमाम तालीमी इदारे जो है आज तकरीबन जो प्राइवेट तालीमी इदारे थे वो बंद रहे, जबकि सरकारी तालीमी इदारों को छुट्टी नहीं दी गई, लेकिन वहाँ पर भी तलबा की तादाद इंतहाई कम रही। इसके अलावा सरकारी इदारों में भी बहुत कम लोग की आज हाज़िरी देखने में आई। तमाम यूनिवर्सिटियों के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए थे आज। कराची और पेशावर की सूरत हाल के बारे में आपने हमारे नुमाइंदों की ताज़ा तरीन अपडेट देखी। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह कोयटा में भी आज मुजाहरे हुए, जबकि लाहौर में भी कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल रहा। इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बीजिंग में हैं, जहां उन्होंने चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की है। इनके दौरे की तफसीलात और पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। और हुकूमत का यही कहना है, जो हुकूमत के आला ओहदेदार हैं उनका ये कहना है कि उनकी कोशिश है कि मुज़ाकरात के ज़रिए इस सूरत हाल को मामूल की जानिब वापस लेके आया जाए। और अब बात करते हैं वाशिंगटन की। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पेओ ने कहा है कि कुछ ही हफ्तों में अमेरिका के पास सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी की हलाकत में मुलव्वस अफराद के खिलाफ इतने शवाहिद होंगे कि उन पर पाबंदियाँ लागू की जा सकें। इस बारे में ताज़ा तरीन मालूमात हमारे लिए लेकर आए हैं असदुल्ला खालिद, जो इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। असद, क्या कहना है अमेरिकी महकमा खारजा का मजीद इस बारे में? थैंक यू सारा। अमेरिकी महकमा खारजा का जिस तरह से कल हमने पोम्पियो का जो स्टेटमेंट इस वीक में देखा, जिसमें खास तौर पे कहा गया, और स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जिस तरह से जो स्टेटमेंट आया उसमें कहा गया कि जो बाकियात हैं जमाल खशोगी की, उनको हवालगी का बंदोबस्त किया जाए और उनको तलाश किया जाए, क्योंकि फैमिली ने भी इसी तरह से डिमांड की है। और उसके बाद US स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी इस पर जो है वो इन्फोर्समेंट आई है और इंडोर्समेंट दी गई है इसी स्टेटमेंट को कि जितना जल्द से जल्द हो सके सऊदी हुकूमत जो है वो लाश की बाकियात तलाश करे और उसको उसके लवाहिकीन के हवाले किया जा सके। मजीद हम जानते हैं इस रिपोर्ट में। तुर्क हुकाम का कहना है कि 59 साला सऊदी सहाफ़ी को इस्तांबुल में रियाद के काउंसिल खाने में दाखिल होने के फौरन बाद गला घोंटकर हलाक किया गया था और उसके बाद उनकी लाश को टुकड़ों में काट दिया गया था। मकतूल सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के दोस्तों और ख़ानदान ने उनकी बाकियात के लिए एक फौरी अपील की है। जमाल के खानदान की तरह हमारी भी तरजीह है कि कम से कम जमाल के जिस्म का कोई हिस्सा वापस किया जाए, ताकि हम उनकी वसीयत को पूरा कर सकें, जिसके मुताबिक वो चाहते थे कि उनकी मदीना में जन्नतुल बकी में तदफीन हो। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया सऊदी अरब पर दबाव डाले कि जमाल की बाकियात को पहले तलाश करके उनके खानदान के हवाले किया जाए।
चाहे उनके कातिलों का बाद में सुराग लगाया जाए। इससे पहले जब सदर डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया था कि क्या वो महसूस करते हैं कि सऊदी हुक्मरानों ने खशोगी को कत्ल करके उन्हें धोखा दिया है, तो उनका कहना था, नहीं, मुझे धोखा नहीं दिया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब जल्द हल हो जाए। हमारे पास बहुत हकाइक हैं, उसके अलावा और भी काफी मालूमात हैं जिनको हम देख रहे हैं। उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया, शायद अपने आप को दिया हो। कुछ हलकों का कहना है कि इस वक्त अमेरिका के पास यमन की तबाहकुन जंग बंद कराने के लिए सऊदी अरब पर दबाव डालने के हवाले से अच्छा मौका है। यमन के तनाज़े के बायस 1,40,00,000 लोग कहत के खतरे से दो चार हैं। मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है कि खशोगी की हलाकत से सऊदी यमन में जंग बंदी की बात करने के हवाले से बहुत दबाव में आ गए हैं। वाज़ेह रहे कि इस हफ्ते वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने अमरीकी पॉलिसी में अहम तब्दीली की निशानदेही की थी और कहा था कि अब यमन में जंग के खात्मे का वक्त आ गया है। इस हवाले से जो हमने देखा, मजीद भी स्टेटमेंट्स रहीं, माहिरीन की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि ये बड़ा अच्छा मौका है इस वक्त, और शायद सऊदी हुकूमत जो है वो खासे दबाव का शिकार है, जिसमें सऊदी हुकूमत पे और दबाव डाला जा सकता है जंग बंदी के लिए। जो यमन की जंग हम देख रहे हैं इतने अरसे से जो चल रही है और जिसने नुकसानात उसमें हो रहे हैं, तकरीबन 14 मिलियन 1,40,00,000 लोग जो हैं वो वहाँ इस वक्त कहत ज़दा ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके जो भूख से मरने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं। खुराक का बंदोबस्त वहाँ पर नहीं है और उसकी बदौलत, और जमाल खशोगी का जो केस है उसने काफ़ी हद तक इसमें एक कैटलिस्ट का रोल प्ले किया है, जिसके बाद सऊदी हुकूमत पे दबाव मजीद बढ़ा है। जी सारा। ऑलराइट, असदुल्लाह खालिद हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू फॉर दिस रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। अमेरिका में 6 नवंबर को वस्त मुद्दती इंतखाबात हो रहे हैं। इन्हें वस्त मुद्दती इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सदर के 4 साल दौरे सदारत के वस्त में होते हैं। तारीखी तौर पर तो इनमें अवाम की दिलचस्पी कुछ ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तादाद में वोटर्स ने खुद को रजिस्टर कराया है। सदर ट्रंप और साबिक सदर बराक ओबामा दोनों ही अपनी पार्टी के मुख्तलिफ उम्मीदवारों की सपोर्ट में बाहर निकले हैं। इमिग्रेशन कवानीन, बॉर्डर सिक्योरिटी और हेल्थ केयर इन इलेक्शंस के अहम इशूज़ हैं। कांग्रेस के कंट्रोल के लिए मुकाबला कितना सख्त है, बता रही हैं नीलोफर मुगल। इन वस्त मुद्दती इंतखाबात में ऐवानी नुमाइंदगान की तमाम 435 जबकि सेनेट की 100 में से 35 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। ये वस्त मुद्दती इंतखाबात इस बात का तयन करेंगे कि कांग्रेस के दोनों ऐवानों पर कौन सी जमात का कंट्रोल होगा। अमरीकी ऐवान ज़ीरी या हाउस के इंतखाबात हर 2 साल के बाद, जबकि ऐवान बाला या सेनेट के 100 अराकीन में से 1/3 का इंतखाब हर 2 साल बाद होता है। इस वक्त ऐवान नुमाइंदगान या हाउस में रिपब्लिकन्स को 235 नशिस्तों के साथ बरतरी हासिल है, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान की तादाद 193 है। रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत को असल खतरा सेनेट में लाहक है। 100 रुकनी सेनेट में 51 रिपब्लिकन्स और 49 डेमोक्रेट्स हैं। सितंबर में नेशनल वोटर रजिस्ट्रेशन डे के मौके पर अमरीकियों की रिकॉर्ड तादाद ने वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए खुद को रजिस्टर कराया है। अमरीका के एक मारूफ जरीदे पॉलिटिको की तरफ से किए गए एक जायजे में 66% वोटरों का कहना था कि वो नवंबर में होने वाले मिड टर्म इंतखाबात में वोट डालने के लिए पुरअज़्म हैं, जबकि सिर्फ 9% का कहना था कि वो वोट नहीं डालेंगे। दूसरी जानिब 2018 का वस्त मुद्दती इंतखाब इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि इस मरतबा खवातीन और अक़लियती बरादरी के अफराद तारीखी तादाद में इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इलेक्शन से पहले इमिग्रेशन से मुताल्लिक सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको के साथ सरहद पर 5,000 के बजाय 15,000 फौजी तैनात पर गौर करने का ऐलान किया, और ये तादाद उससे ज़्यादा होगी जितने अमरीकी फौजी इस वक्त अफगानिस्तान या फिर इराक में हैं। वजह यह कि मेक्सिको के साथ सरहद के रास्ते हज़ारों की तादाद में वस्ती अमरीका से तारिकीन वतन की अमरीका आमद का इम्कान है। सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर बॉर्डर पर खड़ी फौज पे किसी तारिकीन वतन ने एक पत्थर भी फेंका तो उसे बंदूक की गोली समझा जाएगा और फौज उसका सख्ती से जवाब देगी। सदर ट्रंप ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि तारिकीन वतन की शक्ल में कई जराइम पेशा अफराद मुल्क में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम नाक़िदीन इसे इंतखाबात से कबल सदर की जानिब से वोटर्स को खौफ के जरिए मुतहर्रिक करने की एक कोशिश करार दे रहे हैं।
اور 6 نومبر کے انتخابات میں خواتین ایک ریکارڈ تعداد میں بطور امیدوار حصہ لے رہی ہیں. اس وقت کانگریس کی صرف 20% ارکان خواتین ہیں اور قانون ساز اداروں میں امریکہ میں عورتوں کی نمائندگی کے اعتبار سے یہ ملک دنیا میں 103 نمبر پر آتا ہے. پہلے نمبر پر ہے افریقی ملک روانڈا. تو امریکی سیاست میں خواتین بھی آ گئے ہیں. اس کے لیے یہاں کئی مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں. صبا شاہ خان اس وقت ہمیں لے جا رہی ہیں ریاست ٹینیسی کے شہر نیشول، جہاں خواتین ایک دوسرے سے سیاست کے میدان کے داؤ پیچ سیکھ رہی ہیں. سارا میکال اپنی امیدواروں سے مل رہی ہیں. ان تمام خواتین کو سارا میکال کی تنظیم ویمن فار ٹینیسیز فیوچر نے تربیت دی ہے. یہ تمام خواتین ریاست ٹینیسی کے مختلف ڈسٹرکٹ سے نومبر میں ہونے والے امریکی انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں. میرے لیے دوسروں کے ساتھ رابطے کا سب سے مؤثر طریقہ لوگوں سے براہ راست ملنے کا تھا، چاہے ہمارے خیالات ملے یا نہیں. ویمن فار ٹینیسیز فیوچر یا WTF ایک پولیٹیکل ایکشن کمیٹی ہے. اس کی شروعات ٹینیسی کی ایک ڈائننگ ٹیبل کے گرد اس وقت ہوئی جب کچھ خواتین نے اپنے سوالات کے جواب چاہے، جیسے سیاست میں خواتین کی تعداد کم کیوں ہے اور کیسے خواتین اس منظرنامے کو بدل سکتی ہیں. خواتین امیدواروں کے لیے منتخب ہونے میں ایک بڑی رکاوٹ فنڈ ریزنگ اور اس کے لیے وسائل کی دستیابی ہے تاکہ وہ پیسے جمع کر کے ایک مؤثر انتخابی مہم چلا سکیں. Hey, Mr. Turner, you know who I am. How's the race look so far? Well, that's why I'm calling. Ask if you would be willing to help me one more time by giving me a donation. امریکہ بھر میں گراس روٹ لیول پر اس وقت ایسی بہت سی ترقی پسند تنظیمیں کام کر رہی ہیں جن کا مقصد خواتین کی تربیت کرنا اور انہیں امریکی سیاسی منظرنامے میں اپنی جگہ بنانے میں مدد دینا ہے. اسٹڈیز کے مطابق خواتین کا مخالف پارٹی کے ساتھ مل کر کام کرنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. وہ ایسے بلز پیش کرتی اور ان کی حمایت کرتی ہیں جن کا تعلق خواتین، بچوں، خاندانی ایشوز، سول اور انسانی حقوق سے ہو. اگر ہم جائزہ لیں امریکی سینٹ اور ایوان نمائندگان کے لیے کھڑے ہونے والے امیدواروں کا تو ان میں 75% امیدوار خواتین ہیں. ان میں سے اکثر کہتی ہیں کہ ان کے لیے سیاست میں آنا اتنا آسان نہیں تھا. میرے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ میں کس طرح اپنی روایتی ملازمت پیشہ ماں کے رول کے ساتھ اپنی زندگی میں توازن پیدا کروں. وہ پھر بھی جیتتی ہیں کیونکہ ہم کالج جانے والی پہلی نسل، کریئر بنانے والی پہلی نسل ہیں اور ہماری مضبوط اخلاقی اصولوں پر تربیت ہوئی ہے. رٹگرز یونیورسٹی کی پولنگ ڈیٹا پر کی گئی ریسرچ کے مطابق امریکہ میں انتخابات چاہے درمیانی مدت کے ہوں یا صدارتی، مردوں کے مقابلے میں خواتین کا اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے امکانات زیادہ ہیں. ایک خاتون کے چیلنجز کو دوسری خواتین ہی بہتر سمجھ سکتی ہیں. بظاہر یہ ایک دقیانوسی بات لگتی ہے، لیکن یہ سوال اب بہت سے امریکی تجزیہ کار پوچھ رہے ہیں. کیا زیادہ خواتین کا ووٹ ڈالنا خواتین کے منتخب ہونے پر اثر انداز ہو سکے گا؟ اس کا جواب 6 نومبر کے انتخابات دیں گے. صبا شاہ خان، اردو VOA، نیشول، ٹینیسی. صبا شاہ خان کی رپورٹ ہم نے دیکھی اور اس وقت صبا ہمارے ساتھ ہیں. پچھلے 2 سال کے دوران ہم نے دیکھا ہے صبا کہ خواتین بہت متحرک ہوئی ہیں. صدر ٹرمپ نے جس دن اپنا حلف اٹھایا اس کے اگلے دن لاکھوں کی تعداد میں خواتین واشنگٹن DC کی سڑکوں پہ تھیں. احتجاج کو جس طرح سے سیاسی ایکشن میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے کیا کانگریس میں جو ایک صنفی تفریق ہے، ایک جینڈر گیپ جو ہے، کیا وہ بھی ختم ہو سکتا ہے؟ اس کا کیا امکان ہے؟ اچھا دیکھیں، خواتین ایک بڑی تعداد میں الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ نشستیں جیت کر کانگریس اور سینٹ میں جو خواتین اور مردوں کے درمیان ایک ریپرزنٹیشن کا فرق ہے اسے دور کر پائے گی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امریکی سیاست میں پیو ریسرچ سروے کیا گیا، اس کے مطابق جو پولیٹیکل پارٹی لیڈرز ہیں وہ خواتین امیدواروں کو کم سپورٹ کرتے ہیں اور 86% خواتین ایوان نمائندگان کہتی ہیں کہ انہیں خود کو منوانے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے مردوں کی نسبت. اور اگر ہم دیکھیں ایک اور بائی پارٹیزن رپورٹ ہے، ککس پولیٹیکل رپورٹ، تو اس کے مطابق اگر آپ جائزہ لیں کنگریشنل کیمپین فنڈ ریزنگ کا، تو خواتین اور مردوں کے درمیان ایک $5 لاکھ کا تقریباً گیپ نظر آتا ہے جس میں خواتین پیچھے ہیں. اور یہ بھی ایک وجہ ہے
کہ کم خواتین منتخب ہو پاتی ہیں. تو بہت ساری رکاوٹیں ہیں ان کے لیے کانگریس تک پہنچنے میں. اب یہ بتائیے, آپ گئی تھیں ٹینیسی اور آپ نے نیشویل میں الیکشن سے جو پہلے کی سرگرمیاں اس کو کور کیا, وہاں پہ آپ کی ملاقات ایک ایسی کینڈیڈیٹ سے بھی ہوئی جس کا پس منظر پاکستانی ہے. ان کے بارے میں کچھ بتائیے, ان کی سٹوری کب لے کے آ رہی ہیں آپ؟ رائٹ, تو ان کی سٹوری میں سون لے کے آ رہی ہوں. I'll be bringing it soon to you, بہت جلد. اور ان کا نام ہے ہانا علی, اور وہ ٹینیسی کے ایک چھوٹے سے شہر سے جو کہ جس میں پاکستانی بہت کم ہیں وہاں سے کھڑی ہوئی ہیں. اینڈ فرام واٹ وی بین ہیئرنگ شی از اے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ. رائٹ, سو اب دیکھتے ہیں کہ 6 نومبر کے انتخابات میں کیا ہوتا ہے. آپ کی سٹوری کا ہمیں انتظار رہے گا. تھینک یو ویری مچ صبا. ٹیکنالوجی جائنٹ گوگل کے دفاتر سے کل امریکہ سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں ہزاروں ملازمین نے واک آؤٹ کیا. ملازمین کا مطالبہ ہے کہ گوگل جنسی ہراس کے کیسز کو کمپنی کے اندر ہی نمٹانے کی پالیسی ختم کرے تاکہ متاثرین عدالت سے رجوع کرنے کے لیے آزاد ہوں, اور ایسے کیسز میں برطرف ہونے والے سینئر افسران کو بھی بڑے پے آؤٹس یا بھاری رقم دینے کی پالیسی بھی کمپنی ختم کرے. یہ احتجاج امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے بعد ہوا جس میں اخبار کے مطابق گوگل نے جنسی ہراس کے الزامات کا سامنا کرنے والے ایک سینئر ایگزیکٹو کو نوکری سے علیحدہ کرتے وقت $9 کروڑ ادا کیے تھے. ہم گوگل پر دباؤ ڈالنے کے لیے باہر نکلے ہیں کہ وہ مزید اقدامات کرے اور اپنی اقدار پر پورا اترے. ایک خاتون کے طور پر میں ذاتی طور پر خود کو غیر محفوظ سمجھتی ہوں کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہوا تو انصاف کے لیے کسی کی جواب دہی بھی ہوگی یا نہیں. یہ آئیڈیا کہ تصدیق شدہ الزامات کے بعد بھی طاقتور افراد کا دفاع کیا جاتا ہے افسوسناک ہے. اس سے بھی بڑھ کر افسوسناک بات یہ ہے کہ دنیا کی بہترین کمپنیز بھی اس سے پاک نہیں. گوگل کے سی ای او سندر پچائی نے ایک ای میل کے ذریعے ملازمین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. چلیں ادھر ادھر تھوڑا سا ادھر ہو جائے. ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں. یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا, وظیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم. لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں, تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں. ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم. One teacher, one book and one pen. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے ہندوستان اور پاکستان, اسی لیے تو دکھاتے ہیں. نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں. یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. ویو 360 صرف آج نیوز پر. اب سے کچھ ہفتے پہلے ہم نے آپ کے لیے وادی سوات سے نکلنے والے زمرد پر ایک رپورٹ پیش کی تھی جسے عالمی منڈی میں بھارتی زمرد کے نام سے فروخت کیا جاتا ہے کیونکہ اس پتھر کی پاکستان میں بین الاقوامی معیار کی کٹنگ اور پالشنگ نہیں ہو رہی. آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں پشاور میں قائم جیم اینڈ جیمولوجیکل انسٹیٹیوٹ, جہاں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ کام تو سکھایا جا رہا ہے لیکن اس سے نہ صرف ملک بلکہ صوبے کی ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی. مزید بتا رہے ہیں پشاور سے عمر فاروق. صوبہ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقے اپنے قدرتی حسن اور سیاحت کے علاوہ بیش بہا معدنی ذخائر اور قیمتی پتھروں کے لیے بھی مشہور ہیں. تاہم ملک میں عالمی معیار کے تربیت یافتہ کاریگروں اور ٹیکنالوجی کی کمی کے باعث یہاں کے قیمتی پتھروں کا عالمی مارکیٹ میں ریٹ کافی کم ہے. یہ ہم باہر بیچتے ہیں 5,000 کا, 8,000 کا, زیادہ سے 10,000 کا ادھر پاکستان میں. پھر یہ اگر بن جائے نا 4-5 کا ریٹ کا تو اس کا ہی پھر ویلیو ہوتا ہے 1,00,000 1.5 لاکھ کا, 80,000 کا. پشاور میں وفاقی حکومت نے 2007 میں ایک جیم سٹون انسٹیٹیوٹ قائم کیا جہاں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے قیمتی پتھروں کی کٹائی اور پالشنگ سکھائی جاتی ہے. ٹریننگ دے رہے جس میں مینول جیولری ڈیزائننگ, وائر ریپنگ جیولری, کمپیوٹر ایڈڈ جیولری ڈیزائننگ, اس کے علاوہ لیپڈری میں فیسٹنگ کورس 4 months کا ہوتا ہے, کارونگ جیم سٹون کارونگ کا کورس, اور اس کے علاوہ جیم سٹون آئیڈینٹیفیکیشن کا ٹریننگ بھی ہم یہاں دے رہے. اس انسٹیٹیوٹ میں سالانہ تقریباً 120 افراد تربیت حاصل کر رہے ہیں. سر میں نے مختلف کٹنگ سیکھ لی ہے یہاں پہ, جو اس میں ایمرل آتا ہے اور ڈائمنڈ کٹ آتا ہے یہاں پہ,
मुख्तलिफ और भी कट थे, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो भी सीख लूँ। मार्केट की तलब की मुनासबत से यहाँ तरबियत पाने वालों की तादाद इंतहाई कम है। मुल्क में अब भी पत्थरों की तराश का ज्यादातर काम पुराने तरीकों से ही किया जा रहा है। जितने भी कीमती और नीम कीमती जेमस्टोन है वो डायरेक्ट जो नमक मंडी में आते हैं, वो अंबूरा जो ट्रेडिशनल लेवल जो सिस्टम है उस पे वो कटिंग कराते हैं। और हमारे पास जो इंटरनेशनल लेवल की जो मशीनरी है, जो महाशी जिसको हम फेसेटर भी कहते हैं, इसकी हमारे पास अगर आप इस पे कटिंग करें तो वो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल के, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक होंगे जी। जहां एक जानिब ये वाहिद इदारा सूबे में तरबियत याफ्ता कारीगरों की कमी को पूरा करने के लिए नाकाफी है, वही जदीद मशीनरी महंगी होने के बायस छोटे कारोबारी अफराद की पहुंच में भी नहीं। जब तक ये दो बड़ी रुकावटें दूर नहीं होंगी, पाकिस्तान के कीमती पत्थर आलमी मंडी में किसी और नाम से फरोख्त होते रहेंगे और कीमती ज़र मुबादला भी दूसरे मुल्कों को ही जाता रहेगा। उमर फारूक, उर्दू VOA, पेशावर। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज पर। और आखिर में देखते हैं कि अमेरिकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इन दिनों क्या हो रहा है, और ये हमें बताएंगी वरदा खलील। The Charlie Chaplin Britannia Award for Excellence in Comedy to Jim Carrey, my hero. कॉमेडी लेजेंड जिम कैरी को चार्ली चैपलिन ब्रिटानिया अवार्ड से नवाजा गया है। Thank you all. I love you so dearly. 29वीं ब्रिटानिया अवार्ड की तकरीब लॉस एंजलिस में मुनक्किद हुई। इन अवार्ड्स का मकसद बरतानिया और अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री के दरमियान ताल्लुक को खराज तहसीन पेश करना है। तकरीब में अदाकारा केट ब्लैंचेट को एक्सीलेंस इन फिल्म और गेम ऑफ थ्रोन्स की मदर ऑफ ड्रैगन एमिलिया क्लार्क को ब्रिटिश आर्टिस्ट ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। और गेम ऑफ थ्रोन्स का आखिरी सीजन अगले साल रिलीज होगा, लेकिन इससे पहले ही इस सीरीज के प्रीक्वल पर काम शुरू हो गया है। इसके लिए HBO ने ऑस्कर नॉमिनेटेड अदाकारा नोमी वॉट्स को कास्ट किया है। नोमी के किरदार का नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन वो एक ऐसी पुरकशिश खातून के तौर पर नजर आएंगी जो एक भयानक राज छुपा रही हैं। अगर इस ड्रामे को HBO ने नशर करने का फैसला कर लिया तो इसे गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन 2020 में देख सकेंगे। सियासत में खुद को सियाफाम अमरीकियों की आवाज कहने वाले अमेरिकन रैपर कान्ये वेस्ट ने अब सियासत से दूरी अख्तियार करने का फैसला किया है। ट्विटर पर एक पैगाम में उन्होंने कहा कि उनकी आंखें खुल गई हैं और वो जान गए हैं कि इन्हें ऐसा पैगाम फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था जिस पर वो यकीन नहीं रखते। कान्ये वेस्ट सदर डोनाल्ड ट्रंप के बड़े हामी रहे हैं और हाल ही में उनसे व्हाइट हाउस में मिले भी, लेकिन इस मौके पर कान्ये के रवैये ने बहुत सौ को हैरान और परेशान कर दिया था। I love this guy right here. Yeah. वरदा खलील, उर्दू VOA। इसके साथ ही खत्म होता है आज का व्यू 360। आज का दिन पाकिस्तान के बहुत से शहरों में कारोबारी जिंदगी मफलूज रहा। अगर आप इन मुजाहरों से मुतासर हुए हैं या आप अपने इर्द गिर्द कोई अहम वाक़यात देख रहे हैं तो उनकी तफसीलात आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। और ताज़ा तरीन खबरों और मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पे, जहाँ हम लम्हा बलम्हा आपके लिए अपडेट्स शाया कर रहे हैं। सारा ज़मान को अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।